वालों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा इस ब्लॉग को बनाने का कोई मन नहीं था, क्योंकि इस ब्लॉग में जिस मेरे साथ में जिनको होना चाहिए था, मेरे बड़े खास दोस्त हैं, वो नहीं है। जब हम सफ़र साथ में हो तो फिर मज़ा नहीं आता बात का। उसके बिना तो वैसे मज़ा नहीं आता। आज वो मिसिंग है। बट कल मेरी बात हुई थी, हमारे एक सब्सक्राइबर भी है, भाई भी है, दोस्त भी हैं, दर्शन भाई हैं पुणे से। कल उनसे बात हुई थी, तो वो कभी नॉर्थ में नहीं आए। तो अभी हम रिसेंटली अमृतसर गए थे, तो वो उनके रिक्वेस्ट थे कि यार ब्लॉग डालो, थोड़ा हमें भी पता लगे पंजाब का। तो बस उनके रिक्वेस्ट पे ब्लॉग मैं डाल रहा हूँ। तो हमारा जो सफ़र हमने स्टार्ट किया था 6 जनवरी को। ये कोई पिंजौर से हम चले थे कोई 10-11 बजे के आसपास। एंड ये टोटल जो सफ़र था हमारा 243 किलोमीटर का सफ़र था। 5-6 घंटे का, बड़े आराम से 5-6 घंटे का हमने सफ़र तय करा था। तो इस सफ़र के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझको पर्सनली फील हुई कि पंजाब में जो रोड डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे काम चल रहा है। पंजाब सरकार ने, जो जितनी मेरी नॉलेज है, पंजाब सरकार ने कुछ 16,000 करोड़ रुपया रोड डेवलपमेंट के लिए प्लान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, जिसमें उनका टारगेट है कि 44,000 किलोमीटर के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। वो रोड हाईवे भी है, वो गांव के रोड भी है। पंजाब में जब जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, उसका रीज़न यही है कि जो पंजाब को एक एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना माना जाता है कि एग्रीकल्चर है, और पंजाब में इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा, जितने अच्छे रोड्स होंगे, उतने ही ज़्यादा स्टेट की डेवलपमेंट में और उसकी जो जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश के अंदर, वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो अगर पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर, क्योंकि हम गांव के रास्ते से भी अपनी गाड़ी निकाली थी, तो जब हम गांव में गए तो हमें एक चीज़ देखी कि पंजाब वाकई में ही एक ग्रीन बेल्ट आती है। पंजाब का जो टोटल लैंड इंडिया में कंट्रीब्यूशन है, वो अप्रोक्सीमेटली कोई 1.5% लैंड ही पंजाब के पास है। पूरे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 1.5% लैंड पंजाब के पास है। बट अगर आप ग्रेन्स कंट्रीब्यूशन देखें तो पूरे इंडिया का 20% जो गेहूं है वो सिर्फ पंजाब से आता है। ठीक है। और अगर हम बोले कि जो सरकार अनाज खरीदती है पूरे देश में, तो उसका 47% गेहूं सिर्फ पंजाब कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंदर पंजाब को बीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ के किसान जो मेहनत करते हैं, जो हमने खुद देखा है। अभी वहाँ पे सब्जियां वगैरह लगी हुई थी, मौसम चल रहा था, बंद गोभी, गाजर है, शिमला मिर्च होगी, आलू की प्रोडक्शन होगी, वो अभी सब सीजन में चल रही थी। तो अगर हम सब्जियों में भी बात करें तो 1,33,000 हेक्टेयर जमीन के ऊपर सब्जी का उत्पादन होता है। ठीक है। इंडिया के अंदर अगर आप गाजर की प्रोडक्शन की बात करें तो गाजर के अंदर 21%, जो कंट्री की, जो पूरे देश की जो गाजर है ना, उसका 21% सिर्फ पंजाब कंट्रीब्यूट कर रहा है। आलू 32.50 लाख टन आलू का प्रोडक्शन पंजाब से हो रहा है। मतलब कि हरित क्रांति अगर कहीं बोल सकते हैं कि जो इंडिया में चली थी, जिसका कोई रोल मॉडल कोई स्टेट बना पंजाब में। तो पंजाब के अंदर, आप खेती के अंदर तो पंजाब का भी मुकाबला इस देश में है ही नहीं। जितना पंजाब जिस देश को खिलाता है, उतना नहीं कोई खिला सकता। अब हम पंजाब में और डेप्थ में जब हम गए, जब हम अमृतसर पहुंचे, तो अमृतसर की जो मार्केट थी, जो देखने वाली थी भाई, आप यकीन करोगे, मेरे ख्याल से तो देखो, अमृतसर का हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जितनी मार्केट हमने देखी, हमें ये पता लगा कि जो अमृतसर था, इंडिपेंडेंस से पहले गेटवे गेटवे ऑफ द सेंट्रल एशिया बोला जाता था, क्योंकि वहाँ से जितना भी ट्रेड है अबाउट द गर्म मसाले, कपड़े, घोड़े, अमृतसर से ही सारे एक रूट में पड़ता था। तो वो सबसे बड़ा एक ट्रेड हब था इंडिपेंडेंस से पहले, और वो मार्केट आज भी अवेलेबल है।
आई थिंक बिकॉज़ सबसे बड़ी होलसेल मार्केट मसालों की अमृतसर है इंडिया के अंदर। आपको हर वैरायटी और अमृतसर से ही जो मटेरियल था वो पहले जाता था अफ़गानिस्तान। तो ट्रेड रूट के अंदर अमृतसर एक तरह से आप ट्रेड की सिटी बोल सकते हो या ट्रेड कैपिटल बोल सकते हो। और लाहौर के बाद अमृतसर ये ट्रेड रूट में आते थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मार्केट आज भी अवेलेबल है वहाँ पे। मार्केट से निकल के हम गए जलियांवाला बाग, जो मार्केट के जस्ट पास में ही था। जलियांवाला बाग कांड सबने सुना है, कितना दर्दनाक कांड था। 13 अप्रैल 1919 के अंदर शांतिपूर्वक आंदोलन के अंदर जब अंग्रेजों के जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें तकरीबन तकरीबन 380 लोग मारे गए और 1200 से ज़्यादा घायल हुए। और ऐसा भी बोला जाता है इसके अंदर 1670 गोलियों का यूज़ हुआ था। इसमें बच्चे भी हैं और औरतें थी, बुजुर्ग थे। तो जब हम वहाँ गए और सबसे देखने वाली चीज़ थी कि आज तक वो गोलियों के जो मार्क्स हैं दीवारों के ऊपर, वो प्रिजर्व करके रखे गए हैं, वो दिखाने के लिए जनरेशन्स के लिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था वहाँ पे। आप जब वहाँ जाओगे तो आपको ना वहाँ पे वो वाइब्स फील होंगी लोगों की जो मरे थे उनकी। मीन्स कि आप जाके अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे वहाँ पे अपने इतिहास से। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे वहाँ पे कि भाई सरकार ने इस चीज़ को आज तक संभाल के रखा गया है, ताकि आने से आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में पूरा पता हो। और जितना हम सुनते थे कि जलियांवाला बाग के अंदर लोग दीवारों पे नहीं चढ़ पाए थे, तो वो दीवारें भी आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही मेंटेन करके रखा हुआ है। आप जब जाएंगे तो आप दीवारें देखेंगे तो आपको पतली पतली छोटी छोटी बारीक ईंटों की दीवारें भी लगी हुई है, जो 1919 की आज तक है। जलियांवाला बाग से निकलकर हम लोग गए थे गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल का जो असली नाम है वो है श्री हरमंदिर साहिब। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान और बराबरी, सेवा और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। इसकी नींव 1581 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने रखी थी। लेकिन इस स्थान का जो विचार था वो आया था गुरु सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने दिया था, जिन्होंने पहले यहाँ एक पवित्र सरोवर खुदवाया। इस सरोवर को अमृत सरोवर कहा गया और इसी से शहर का नाम पड़ा अमृतसर। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो ये थी कि गोल्डन टेम्पल की जो नींव थी वो एक मुस्लिम पीर ने रखी, जिनका नाम था हजरत मियाँ मीर जी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिखों के गुरु थे, नींव रखवाई किसी मुसलमान पीर से, नाम दिया गया हिंदू के नाम पे, हर मंदिर हरि का मंदिर। तो मेरे ख्याल से सिर्फ भारत में ही ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे एक धार्मिक स्थान पे 3 धर्मों का योगदान। मतलब कि ये एक मंदिर नहीं है, ये एक भाईचारा, सद्भाव और जिसको हम बोल देते हैं इंसानियत का अमृत सरोवर है ये गोल्डन टेम्पल सिखों के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये है मुसलमानों के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट ये हिंदुओं के लिए भी। तो अगर भगवान को मानना है तो भाई किसी भी रूप में मान लो। तो और यहाँ पे मैंने खुद मुसलमानों को देखा परिक्रमा करते हुए। और गोल्डन टेम्पल में जब हम जा रहे थे तो एक पुरानी बिल्डिंग थी जिस पे गोलियों के निशान थे। वो 1984 के अंदर जो गोल्डन टेम्पल पे जो एक ऑपरेशन हुआ था तो उसके निशान भी वहाँ पे अभी भी उन्होंने वैसे वैसे रखे हुए हैं। तो गोल्डन टेम्पल के अंदर ना एक रेड कलर की बिल्डिंग है, आई थिंक वो शायद बहुत पुरानी से सराब बोल सकते हैं, धर्मशाला बोल सकते हैं या गेस्ट हाउस बोल सकते हैं, जहाँ के ऊपर जो धार्मिक यात्री थे, पिलग्रिम्स थे, वो आके वहाँ पे रेस्ट कर सके। तो वो भी स्ट्रक्चर उतना ही पुराना बना हुआ है जितना पुराना ये मंदिर है। अच्छा, उसके नीचे एक सुरंग है नीचे और अंडरग्राउंड एक वो है। कहा जाता है कि वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पे सीक्रेट मीटिंग्स लिया करते थे। तो नीचे एक अंडरग्राउंड बेस है बना रखा है, बहुत ही अच्छा है। जो भी चाहे भाई वहाँ जाके ज़रूर देखना उसको। और पर मेरा जो देखो एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था
कि वहाँ कोई धर्म नहीं है। जो नाम के धर्म है वो तो एटलीस्ट नहीं है। अगर आप एक इंसान हो और परमात्मा की खोज करना चाहते हो तो भाई वहाँ जाके थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। मैटर ये नहीं आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, आप सिर्फ जाओ पीसफुली वहाँ बैठो, कीर्तन चलता है, कीर्तन सुनो। धार्मिक स्थान जाने का ये मकसद होता है कि हम अपने अंदर भगवान को खो सकें, और मेरे ख्याल से गोल्डन टेम्पल उस चीज़ को पूरा करता है। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाओ तो गोल्डन टेम्पल जरूर जाना, जरूर विजिट करें जब भी नॉर्थ में आए। तो इसके साथ ही ब्लॉग में यही ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करूँगा इसको पसंद आए। भाई थोड़ा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।